सो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पेड। एक ऐसा गांव जहां सम्मान ताकत से नहीं हौसले से जीता जाता है। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की उम्मीद बनकर खड़ा होता है, और जब अन्याय अपनी सारी हदें पार कर देता है तब जन्म होता है एक ऐसे योद्धा का जिसे दुनिया पेड्डी के नाम से जानती है। रामचरण की धमाकेदार स्क्रीन प्रेजेंस, शानदार एक्शन, इमोशन, कहानी और गांव की मिट्टी से जुड़ी इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही जबरदस्त चर्चा बटोरी। फिल्म की शुरुआत विशाखापट्टनम हाईवे से शुरू होती है, जहां हमारा परिचय मिस्टर विश्वास से होता है, जो एक स्पोर्ट्स सेलेक्टर हैं। उनका काम है देश के अलग अलग कोने से बेहतरीन एथलीट्स को ढूंढकर ओलंपिक जैसे बड़े मंचों पर भेजना होता है। भारत गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत सके। लेकिन जब वो स्पोर्ट्स एसोसिएशन के दफ्तर पहुंचते हैं तो वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण होता है। उनका बॉस गुस्से में लग रहा होता है। वो चिल्लाकर बताता है कि 130 करोड़ की आबादी वाले इस विशाल देश ने ओलंपिक में सिर्फ 2 मेडल जीते हैं। वो कहता है, मैंने तुम्हें दुनिया के भर की सुविधाएं दी, पैसे दिए, लेकिन अगर अगली मीटिंग तक तुम्हारे पास एक बताने के लिए कोई ठोस जवाब नहीं हुआ कि हम इतने पीछे क्यों हैं और स्थिति को ऐसे सुधारा जाए, तो ये पूरा एसोसिएशन बंद कर देना पड़ेगा। फेडरेशन का सारा बजट सरकार को वापस कर दिया जाएगा। उस फेडरेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगे सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे, क्योंकि खेल के मामले में हमारी हालत बेहद खराब है। वो कमरे में मौजूद सभी अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहता है कि ना तो वे खुद खेलते हैं और ना ही अपने बच्चों को खेलने देते हैं। किसी का बेटा डॉक्टर है, किसी का विदेश में पढ़ रहा है। जब सेलेक्टर्स खुद खेल से दूर होंगे तो बेस्ट प्लेयर्स कैसे पहुंच चुनेंगे? देश के लिए मेडल कौन लाएगा? और ये अल्टीमेटम के बोझ तले मिस्टर विश्वास सड़क पर चले जाते हैं और मन ही मन सोच रहे होते हैं कि आखिर ऐसे बेहतरीन एथलीट कैसे खोजा जाए। तभी उनकी नज़र गोदावरी नदी के एक पुल पर पड़ती है, जहाँ से एक व्यक्ति बिना किसी सुरक्षा के नीचे कूद रहा होता है। यह दृश्य विश्वास के मन में एक सवाल खड़ा कर देता है कि ऐसे देश में जहाँ एक स्कूटर पर 4-4 बच्चे और पत्नी एक साथ सवार होकर बिना हेलमेट के घूम रहे होते हैं, जहाँ लोगों को सेफ्टी और परिवार नियोजन का ज्ञान ही ना हो, वहाँ मेडल कैसे आएगी? वो खुद को कोसने लगता है। तभी उनकी नज़र एक बस पर पड़ती है, जिसमें बैठे कुछ लड़के सामने चल रहे हैं। क्रिकेट मैच को देखकर जोर-जोर से चिल्ला रहे होते हैं। विश्वास अपने ड्राइवर को उस बस का पीछा करने का आदेश देते हैं। बस का पीछा करते हुए वो एक मैदान पर पहुँचते हैं, जहाँ स्टेट लेवल की सिलेक्शन प्रक्रिया चल रही होती है। वहाँ के गाँव के लड़के खेल में बेहद माहिर दिखाई देते हैं। क्रिकेट, कुश्ती और दौड़ जैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं में लड़के एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं। जब उनसे उनके प्रेरणा स्रोत के बारे में पूछा जाता है तो कुछ सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर का नाम लेते हैं, तो कुछ यूसेन बोल्ट का। लेकिन हैरान करने की बात यह है कि ज़्यादातर लड़के केवल एक ही नाम ले रहे होते हैं, पैड्डी। खेल चाहे कोई भी हो, प्रेरणा का स्रोत बस एक ही नाम था। ये सुनकर विश्वास हैरान रह जाते कि आखिर ये पैड्डी कौन है, जिसने हर खेल को प्रभावित किया है। भले ही खेल का रूप बदल गया हो, वो उस व्यक्ति बारे में पूछता है। शुरू करते हैं, तभी स्थानीय आदमी आगे आता है और कहता है कि पेड्डी इसी आसपास के गांव में रहता है और अगर वो चाहे तो वो उनसे मिलवा सकता है। फिर वो एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि सर, जिस पत्थर पर आप बैठे हैं उसी पेड्डी पत्थर कहा जाता है। विश्वास मुस्कुराते हुए पूछते हैं, क्या ऐसा संभव है? वो आदमी बताते हैं कि पेड्डी ने इस पत्थर को दूसरे मैदान से नहीं बल्कि 2 मैदान छोड़कर तीसरे मैदान में फेंका था और वो सीधा आकर यहाँ गिरा था। ये बात सुनकर विश्वास दंग रह जाता है और तुरंत पेड्डी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। पेड्डी से मिलने के लिए ना तो कोई गाड़ी जाती है और ना ही कोई ट्रेन। उन्हें पैदल ही जंगल और पहाड़ियों के रास्ते से अनजान गाँव की ओर बढ़ना पड़ता है। वह स्थानीय आदमी पेड्डी की कहानी सुनाना शुरू करता है। कहानी की शुरुआत 1900 के दशक से शुरुआत होती है। राम पूजित, जिसका किरदार दीपेंदु ने निभाया, वो विजयनगर में रहता है और वहाँ के क्रिकेट मास्टर बनना चाहता है। वो दूसरी ओर पेड्डी एक पहाड़ी मजदूर है, जिसके गांव का ना तो कोई नाम है और ना ही कोई पहचान। मजदूरी के सिलसिले में वो विजयनगर आता है। वहाँ उसकी बोली लगती है 601 की बोली पर। देवेंद्र हर 100 पर 1 रुपए की बढ़ोतरी करता है ताकि पेड्डी राम पूजी के पास ना जाए। पेड्डी गुरु के कारखाने में काम करता है, क्योंकि उसका बनाया हुआ गुड़ कोलकाता के हर ठेकेदार को पसंद आता है। काम खत्म करने के बाद वो सीधा मैदान पहुंचता है, जहां राम पूजी और उसके प्रसिद्धि के बीच क्रिकेट मैच चल रहा होता है। प्रसिद्धि टीम ने 160 रन बना लिए थे और राम पूंजी की टीम को जीत के लिए 161 रन चाहिए थे, लेकिन राम पूंजी के सारे खिलाड़ी 100 रन पर ही आउट हो जाते हैं। तभी पेड्डी मैदान में उतरता है। भाई, उसका प्रदर्शन देखकर थिएटर में सीटियां बज उठती है। वह
एक के बाद एक शानदार शॉट मारता है और अंत में एक चौका लगाकर मैच जीत जाता है। रामपुर जी कहता है कि आखिरी शॉट वो मारेगा, लेकिन पेड्डी खुद ही वो शॉट मार देता है। इस जीत से पूरा गाँव खुश हो जाता है। क्योंकि बैटिंग पर लगे पैसे उन्हें 601 मिल जाएँगे और गाँव वाले आराम से रह पाएँगे। उसके बाद नज़ारा गुरु के कारखाने की ओर शिफ्ट होता है। वहाँ पहाड़ी गाँव के मज़दूरों को 2 लोगों की जोड़ी के लिए दिन भर काम करने पर केवल 20 मिलते थे, जबकि विजयनगर के एक व्यक्ति को अकेले 20 मिल जाते हैं। इसका कारण यह है कि पहाड़ी लोगों के पास ना तो आधार कार्ड है, ना ही राशन कार्ड। सरकार की नज़र में वे अस्तित्वहीन हैं। वे गुमनाम लोग हैं जिनके मरने या जीने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रात को सोने के लिए उन्हें एक गोदाम में जाना पड़ता है, जहाँ थोड़े बहुत पंखे होते हैं और उसके लिए भी उनसे 2 रुपए लिए जाते थे। उनके पास पहनने के लिए ठीक कपड़े नहीं होते। वे विजयनगर के फेंके हुए कपड़े पहनते और बचे-कुचे खाने पर गुज़ारा करते थे। कहानी सुनाने वाला व्यक्ति बताता है कि वे सुबह सूरज निकलने से पहले निकलते थे और गाँव तब पहुँचते थे जब सूरज ढल जाता था। उसके गाँव से सूरी नाम का एक व्यक्ति था जिसे लोग पागल समझते थे। सूरी हमेशा यह चाहता था कि ट्रेन उनके गाँव में रुके। वो कहता था कि अगर ट्रेन रुक गई तो उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वे 1 घंटे में विजयनगर और शहर पहुँच जाएँगे। उन्हें इंसानों जैसी ज़िंदगी और अच्छे काम-काज का मौका मिलेगा। वो हमेशा लाल झंडा लहराता था, लेकिन ट्रेन कभी नहीं रुकती थी। गाँव में ना तो कोई हॉस्पिटल था और ना ही कोई सुविधा। बुखार होने पर जंगल के रास्ते अस्पताल ले जाते-जाते कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। पेड्डी हमेशा पूरी मदद करना चाहता था और उसे पैसे देता था ताकि वो सरकार को चिट्ठी भेज सके। सूरी ने 30 साल तक सरकार की चिट्ठियाँ भेजी, लेकिन ट्रेन कभी नहीं रुकी क्योंकि उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। सरकार उन्हें केवल सस्ते दिहाड़ी मज़दूर के रूप में देखते थे। कमाई करके जब वो लोग गाँव लौटते तो कहानी सुनाने वाले व्यक्ति की बेटी का जन्म हुआ होता है, लेकिन उसे ये खबर 2 दिन बाद पता चलती है। दूसरी ओर एक व्यक्ति बेटे के लिए स्लेट पर 4 अक्षर लिख कर लाता है ताकि वो उन्हें सीख सके। पेड्डी अपनी माँ के साथ रहता है और हमेशा शादी की जिद करता है। तभी एंट्री होती है अज्जे अम्मा की, जिसका किरदार जाह्नवी कपूर निभा रही हैं। उसके पिता मंत्री बनना चाहते थे और पिछले 20 से 30 सालों से रामपूर जी के मामा के खिलाफ हर चुनाव हार रहे हैं। इस बार अज्जी अम्मा अपने ही खेत में आग लगा देती है ताकि लोगों को सहानुभूति मिले और 16 गाँव उनके पिता को वोट दें। वह देखने में बेहद खूबसूरत और तेज तर्रार होती है। प्रचार के दौरान पैड्डी की नज़र उस पर पड़ती है और वो उसके फिगर पर फिदा हो जाता। वो उसकी शक्ल देखने की हिम्मत भी नहीं करता, बस उसके फिगर को ही देखता रह जाता था। उसी रात अज्जी अम्मा कुछ गाँव वालों को दारू, पैसा और मटन खिला रही होती है और औरतों को साड़ी पहन गहने बाँट रही होती है ताकि वो उनके पक्ष में वोट करें। इस मौके का फ़ायदा उठाकर पैडी और उसके 2-3 दोस्त वहाँ घुस जाते। पैडी छुपकर अज्जम्मा के कमरे में पहुँच जाता, उसके दोस्त डर के मारे लाइट बंद कर देते। पैडी मौका देखकर आगे बढ़ता और डरी हुई अज्जी अम्मा को किस कर लेता और लाइट जलने से पहले वो वहाँ से भाग निकलता। अज्जी अम्मा के दोस्त उसे चेतावनी देते कि अगर ये बात बाहर आई तो उसकी बदनामी होगी, इसलिए चुनाव तक चुप रहे वरना हम उस शख्स को ढूँढकर पीटेंगे। चुनाव नज़दीक आता है और अज्जी अम्मा की बढ़ती लोकप्रियता से रामपूंजी जलने लगता है। वो स्टेज पर उसकी बेइज्जती करने की साजिश रचता है। वो अपने आदमियों को भेजता है, जो फूल देने के बहाने ऊपर जाकर अज्जी अम्मा का सलवार काटने की कोशिश करते हैं। सलवार नीचे आने ही वाला होता है कि पेड्डी वहाँ पहुँचता है। वह तुरंत टेंट फाड़ देता है और जिससे टेंट नीचे गिर जाता है और अज्जी अम्मा की इज़्ज़त बच जाती है। हालाँकि एक फ़ोटोग्राफ़र ने कुछ तस्वीरें खींच ली होती है। रात में जब रामपुंजी अपने दोस्तों के साथ इस बात पर चर्चा कर रहा होता है कि किसने उस पल को ख़राब किया, तो वो फ़ोटोग्राफ़र आकर बताता है कि उसने फ़ोटो खींच ली है और कल ये अखबार में छपेगी। रामबुज्जी फ़ोटो प्रिंट कराने भेज देता है, तभी पेड्डी वहाँ आता है और चेहरा छुपाकर सभी को बुरी तरह पीटता है, लेकिन वे लोग पैम्पलेट जलाकर उसका चेहरा पहचान लेते हैं। रामपुज्जी चुनौती देता है कि एक पहाड़ी मज़दूर उससे टकराने की हिम्मत कैसे कर सकता है। वो धमकी देता है कि पेड्डी के भाई को नंगा करके उसके गाँव में घुमाएगा। पेड्डी गुस्से में आकर उनका सबको पीटता है और रामपुंजी के भाई को बिना कपड़ों के गाँव के बाहर बाँध देता है। पूरा गाँव ये तमाशा देखता है और रामपुंजी बदला लेने की कसम खाता है। कहानी का रुख दंगल की ओर मुड़ता है, जहाँ हम हिंद केसरी गौर नायडू को देखते हैं। उनका सबसे बेहतरीन पहलवान भद्रा है, जो नियमों की परवाह किए बिना धोखे से खेलता और गौर नायडू इससे खुश नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि खेल हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। वापस मैदान में पेड्डी की बोली लग रही होती है। प्रताप और रामपूंजी मिलकर पेड्डी की बोली लगाते हैं। प्रताप केवल 10 पैसे की बोली लगाता है और रामपूंजी 1 की। 3 बार पुराने
के बाद पेड्डी एक में ही बिक जाता है। पेड्डी समझ जाता है कि ये बदले की साजिश है। रामपूंजी उसे अभी नहीं मार रहा क्योंकि गाँव में अज्जी अम्मा वाली घटना की चर्चा फैल सकती है जो उसके चुनाव को प्रभावित करेगा। मैच शुरू होते ही इस बार पेड्डी को बैटिंग के लिए नहीं भेजा जाता। प्रताप के आदमी एक-एक करके आउट होते जाते हैं। रामपूंजी जीत रहा होता है। गुस्से में पेड्डी खुद मैदान में उतरता है। वो देखता है कि उसकी अपनी टीम के लोग उससे जबरदस्ती रन आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। वह किसी तरह खुद को बचाते हुए खेलता है और शानदार प्रदर्शन करता है। पूरा मैदान पेड्डी-पेड्डी चिल्लाने लगता है, लेकिन ये आवाज़ गौर नायडू के अखाड़े तक पहुँच जाती है और वो भी मैच देखने आ जाते हैं। पेड्डी को समझ आ जाता है कि विरोधी टीम और उसकी अपनी टीम मिल चुकी है। रामपुजी उसके पास आकर कहता है कि मुझे अपनी औकात दिखानी थी। तू ₹1 में बिक गया, हम ऊँची जात के हैं, हमारा गाँव है, हमारी पहचान है। आज तूने जो मेरे साथ किया, कल प्रताप के साथ कर सकता है। पेड्डी को एहसास होता है कि वो 11 खिलाड़ियों से नहीं बल्कि 22 खिलाड़ियों से लड़ रहा है। वो जान लगाकर खेलता है लेकिन आखिरी गेंद पर धोखे से उसे हरा दिया जाता है। रामपूजी स्टंप छोड़कर दूसरा आदमी निकल जाता है और गेंद विकेट को छू जाती है। मैच खत्म, टीम हार जाती है। पेड्डी की कमाई केवल 1 रह जाती है और गाँव वालों के सारे पैसे डूब जाते हैं। लेकिन फिर भी मैच देखने आए सभी लोग पेड्डी के दर्शन की तालियाँ बजाते हैं और पेड्डी, पेड्डी चिल्लाते हैं। ये सब गौर नायडू देख रहे होते हैं। पेड्डी खुद पर गुस्सा करता है, उसे लगता है कि उसकी कोई औकात नहीं है। लोग उसका मज़ाक उड़ाकर चले जाते हैं, तभी गौर नायडू उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तू कुश्ती करेगा? पेड्डी कहता है कि उसे दिहाड़ी चाहिए। गौर नायडू जवाब देता है कि ये दिहाड़ी के लिए नहीं, खेल के लिए है। आज तू हार गया, फिर भी लोग तेरे नाम के जयकारे लगा रहे हैं। तू ये सब कभी नहीं समझेगा। दूसरी ओर सूरी नए जीते हुए विधायक के पास जाता है और बताता है कि उनके 10,800 लोग 32 सालों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। विधायक को लगता है कि उससे उसका वोट बैंक बढ़ेगा। वो कागज़ ले लेता है लेकिन उसका पीए बताते हैं कि सर ये लोग सरकार के रिकॉर्ड में नहीं हैं, इनका कोई पहचान पत्र नहीं है और ये वोट भी नहीं दे सकते। विधायक को गुस्सा आ जाता है, वो कागज़ फाड़ देता है और सूरी को पिटवा देता है। सूरी टूटा हुआ गाँव लौटता है और पेड्डी से कहता है कि ये सब भूल जाओ, हमारी ज़िंदगी ऐसे ही बीतेगी। अगले दिन फिर से ट्रेन आती है और सूरीलाल झंडा लेकर ट्रैक के बिल्कुल बीच में खड़ा हो जाता है। ट्रेन का गार्ड चिल्लाता है कि गाड़ी रोकनी पड़ेगी वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। पेड्डी और बाकी लोग उसे बचाने के लिए भागते हैं। पेड्डी उसे खींचने की कोशिश करता है लेकिन ट्रेन सूरी के आधे शरीर को कुचल देती है। मरते-मरते सूरी कहता है, पेड्डी मैं इसलिए ट्रेन रोकना चाहता था कि 1 घंटे में हम दूसरे गाँव पहुँच सकें ताकि हमारे बच्चों और उनके बच्चों में कोई फ़र्क ना रहे। हमें रोज़गार मिले, हमारी ज़िंदगी सुधरे और हमें एक पहचान मिले। हमारे गाँव के नाम से एक स्टेशन हो। मरना आसान है, बहाराना मज़दूर बनकर जीना सबसे मुश्किल है। ये सूरी के आखिरी शब्द थे। सूरी की मौत से पेड्डी और बाकी गाँव वाले आग बबूला हो जाते हैं। वे ट्रेन की पटरी उखाड़ देते हैं और उस पर केरोसिन डालकर आग लगा देते हैं। जब ये बात सरकार को पता चलती है तो पुलिस आकर सभी गाँव वालों को उठा लेती है। उन्हें बेरहमी से पीटा जाता है, उनके खून निकाल दिए जाते हैं। सूरी के शव को लावारिस बता दिया जाता है क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते। पेड्डी पुलिस ऑफिसर से विनती करता है कि उन्हें सूरी का शव ले जाने दें ताकि वो उसका अंतिम संस्कार सके। वो कहता है 32 साल से ये कागज़ लेकर घूम रहा था, किसी ने नहीं सुना। हम सब भूल जाएँगे, बस हमें इसका शव ले जाने दीजिए। लेकिन पुलिस ऑफ़िसर मना कर देता है और धमकी देता है कि अगर शव नहीं छोड़ा, तो बाकी सबकी भी लाशें बिछा दी जाएगी। मजबूरन पेड्डी को झुकना पड़ता है, उसे एहसास हो जाता है कि बिना पहचान के उनका कोई अस्तित्व नहीं है। पहचान बनाने के लिए पेड्डी सीधा गौर नायडू के अखाड़े में पहुँचता है और कहता है कि मुझे कुश्ती सीखना है। गौर नायडू कहता है कि यहाँ मज़दूरी नहीं मिलेगी। पेड्डी जवाब देते हैं कि मुझे मज़दूरी नहीं, मुझे नाम और पहचान चाहिए, जो मैं अपने पूरे गाँव को देना चाहता हूँ। भद्रा और अन्य पहलवान पेड्डी से नाराज़ होते हैं, लेकिन गौर नायडू उसे अखाड़े में काम करने देते हैं। शुरू से उसे कुश्ती नहीं सिखाई जाती बल्कि बोरे ढोने, कुएँ से पानी खींचना और मिट्टी काटने जैसे काम दिए जाते हैं। जब पेड्डी शिकायत करता है तो गौर नायडू समझाते हैं कि ये सारे काम कुश्ती के मुख्य मूव्स हैं। धीरे-धीरे पेड्डी कुश्ती सीखने लगता है, वो पानी के अंदर साँस रोकने का भद्रा का रिकॉर्ड तोड़ देता है। भद्रा को डर सताने लगता है कि पेड्डी उसे पीछे छोड़ देगा। जिला स्तर का मुकाबला होता है। गौर नायडू भद्रा के बजाय पेड्डी को भेजते हैं। विरोधी टीम पेड्डी का मज़ाक उड़ाती है, लेकिन पेड्डी चुनौती देता है कि वो उनके 2 बेहतरीन पहलवानों को अकेले हरा देगा। गौर नायडू इस बात पर ताली बजाते हैं। पेड्डी दोनों को धूल चटा देता है। ये देखकर गौर नायडू का सीना गर्व से फूल जाता है। उसी रात अज्जी अम्मा छुप कर पेड्डी से मिलने आती है। वो उसे धन्यवाद देती है कि उसने उस दिन टेंट गिराकर उसकी इज़्ज़त बचाई। लेकिन कहती है कि उसे उस शख़्स को भी ढूँढना है जिसने उसका चुंबन लिया था।
पेडी कहता है कि वो उसे भी ढूँढ लेगा, तभी अच्ची-अम्मा का पैर फिसलता है और पेड्डी उसे पकड़ लेता है। उसकी साँस और शरीर की बनावट से अच्ची-अम्मा को एहसास हो जाता है कि वही शख्स पेड्डी था। वो पहले तो उसे भला-बुरा कहती है, लेकिन पेड्डी अपना प्यार ज़ाहिर करता है कि उसे फूल या गिफ्ट देना नहीं आता, बस छूकर यही प्यार जताना आता है। अज्जी अम्मा गुस्से में चली जाती है और नायडू एक चाल चलते हैं। वो घोषणा करते हैं कि जो भी कुश्ती में पेड्डी को हरा पाएगा उसे उनका विरासती कड़ा दिया जाएगा। ये कड़ा सिसोदिया रवि तेजा के परिवार की विरासत है जिसकी गौर नायडू ने पहले हराकर उनके पैर में पहनाया था। सिसोदिया को जब पता चलता है कि गौर नायडू को पेड्डी पर गर्व तो वो बदलना लेने के लिए खुद पेड्डी को नेशनल लेवल के लिए रिकमेंड कर देता है ताकि पूरे भारत के सामने गौर नायडू की बेइज्जती हो सके। नेशनल प्रतियोगिता में पैडी एक-एक करके सभी को हराता है, लेकिन भद्रा जो पैडी की सफलता से जल रहा होता है, उसे गले लगाने के बहाने उसके पैर में चोट पहुँचा देता है और सिसोदिया को बता देता है कि पेड्डी का पैर निशाना बनाया जाए। फाइनल मैच में विरोधी पहलवान पेड्डी के पैर पर वार करता है। पेड्डी दर्द को नज़रअंदाज करते हुए एक शानदार 4 पॉइंट मूव करता है और जीत जाता है, लेकिन फाइनल तक पहुँचने के बाद वो गिर पड़ता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि पेड्डी के दाहिने पैर की एक खास नस क्षतिग्रस्त हो गई है, उसे रिकवरी में सालों लगेंगे, वो अब कुश्ती नहीं लड़ सकता। पेड्डी रोता है, बिलखता है और कहता है कि आखिर मैं खेल से दूर हो गया, तो मेरे गाँव वालों को कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ? मैंने विजयनगर का नाम लेकर लड़ाई लड़ी ताकि वो एक दिन मेरा गाँव मुझे पहचाने। तभी गौर नायडू चिल्लाते हैं, पहाड़ी मज़दूर तू क्यों नहीं समझ रहा है? तू 3 दिन से कोमा में था, मैच हो चुका है और तुझे सिल्वर मेडल मिल चुका है। पेड्डी गाँव लौटता है और अपने नाम की राशि गाँव वालों में बाँट देता है। वो सरकारी नौकरी का लेटर फाड़ देता है और नई दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। वहाँ सांसद के बाहर हर मंत्री के दफ्तर के सामने अपने स्पोर्ट्स सर्टिफ़िकेट और ओलंपिक खेलने के प्रमाण लेकर बैठ जाता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अंततः वो बैरिकेड तोड़कर एक मंत्री तक पहुँचता है। मंत्री उसे देखकर कहता है कि तुमने ओलंपिक में खेला लेकिन सिल्वर मिला, गोल्ड नहीं। अखबारों में तुम्हारी फ़ोटो नहीं आई। जब तक गोल्ड नहीं जीतेगा तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। वर्तमान समय में वो स्थानीय आदमी मिस्टर विश्वास से कहता है कि सर आपका हीरो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो पहाड़ी पर पहुँचते हैं। फ्लैशबैक में पेड्डी जिसका दाहिना पैर ठीक से काम नहीं कर रहा था, वो स्पोर्ट्स अकेडमी दिखाता है, जहाँ पैर एथलीट्स में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो देखता है कि बिना हाथ-पैर के लोग आर्टिफिशियल लिम्ब्स से दौड़ रहे हैं और उन्हें वही इज़्ज़त मिल रही है। पेड्डी एक फैसला लेता है, वो ट्रेन की पटरी पर अपना दाहिना पैर रखता है और एक इलेक्ट्रिक पोस्ट का टकराकर उसे कटवा लेता है। इस भयंकर दर्द होता है और वो अस्पताल में भर्ती हो जाता है। वापस वर्तमान में उसे उसी जगह पहुँचते हैं जहाँ सूरी का भी झंडा लहराता था। आज वहाँ एक प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है जिसके सामने पेड्डी की एक मूर्ति खड़ी है जिसके एक पैर में आर्टिफ़िशियल लिम्ब लगा है जिस पर मिस्टर विश्वास हैरान रह जाते हैं। स्थानीय आदमी बताते हैं कि सब कहते थे कि उनका फ़ेवरेट खिलाड़ी पेड्डी है। आज मैं बताता हूँ कि मेरा और मेरे पूरे गाँव का फ़ेवरेट खिलाड़ी पेड्डी है। उसने प्रतियोगिता में फर्स्ट आने के लिए अपने पैर की बलि दे दी। आर्टिफिशियल लेग से दौड़कर उसने पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता। जीत के बाद पेड्डी ने मेडल नहीं लिया बल्कि माइक माँगा। उसने घोषणा की कि मैं भारतीय नहीं हूँ, मुझे खेलने के विजयनगर का नाम लेना पड़ा, लेकिन असल में ये एक पहाड़ी गाँव से हूँ। भारत में हमारे जैसे 10,800 गाँव हैं जिनका कोई आधार कार्ड या राशन कार्ड नहीं है। हम मरे या जिए सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता, हम लावारिस हैं। मैं चैंपियन बनने के लिए नहीं आया था, मैं इसलिए आया था ताकि मेरे गाँव में ट्रेन रुके, हमें सुविधाएँ मिलें और हमें एक पहचान मिले। ये सुनकर मंत्री की आँखों में आँसू आ जाते हैं। पेड्डी अंततः ट्रेन से अपने गाँव लौटता है। उसकी माँ और पूरा गाँव आँसुओं से उसका स्वागत करता है। अज्जी अम्मा का गुस्सा प्यार में बदल चुका होता है। रामपूजी प्रताप और भद्रा अपनी गलती मानते हैं और पेड्डी को दिल से अपनाते हैं। स्टेशन मास्टर आता है और घोषणा करता है कि आज से ट्रेन यहाँ रुकेगी और स्टेशन का नाम पेड्डी स्टेशन होगा। पेड्डी मुस्कुराते हुए कहता है कि उसका नाम मुझसे नहीं, सूर्य के नाम पर होना चाहिए, जिसने 32 साल तक इसके लिए संघर्ष किया। वर्तमान में मिस्टर विश्वास भावुक हो जाते हैं। वे तय करते हैं कि वे अब हर गाँव-गाँव जाकर टैलेंट ढूँढे और भारतीय खेल को आगे बढ़ते, तभी ट्रेन आने की घोषणा होती है। विश्वास पूछते हैं कि यहाँ तो ट्रेन आती है, फिर तुमने मुझे झूठे क्यों को बोला? यहाँ ट्रेन नहीं आती। वो आदमी मुस्कुराता है, सर अगर मैं आपको जंगल में रास्ते नहीं लगाता तो आप हमारी पीड़ा कभी नहीं समझ पाते। विश्वास मुस्कुराता है और भारतीय खेल को बदलने की संकल्प के साथ वहाँ से चले जाते हैं और इसी तरह पेड्डी की ये दमदार कहानी खत्म हो जाती है।
इस कहानी में पूरी जिस अन्याय, भ्रष्टाचार और शोषण के खिलाफ वो खड़ा होता है, उसका फैसला आखिरी मुकाबले में होता है। जब खलनायक गाँव की ज़मीन और लोगों के सम्मान को छीनने की कोशिश करता है, तब पेड्डी अकेले नहीं बल्कि पूरे गाँव की ताकत बनकर सामने आता है। अंतिम संघर्ष में वो दुश्मनों को हराकर न्याय स्थापित करता है। फ़िल्म का सबसे बड़ा संदेश ये है कि असली ताकत शारीरिक बल में नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए खड़े होने के साहस में होती है। अंत में गाँव को आज़ादी और सम्मान मिलता है, जबकि पेड्डी एक साधारण इंसान से लोगों के लिए प्रेरणा और उम्मीद का प्रतीक बन जाता है। तो आपको कैसी लगी ये मूवी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। मिलते रहिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।